नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका EDU फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज है 25 जनवरी। तो आज की हम डेली करंट पॉइंट को यहाँ पर कुछ देखेंगे और उससे संबंध में आपके परीक्षा से संबंधित जो है स्टैटिक जीके, तो उसको यहाँ पर कवर करेंगे। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के पहले न्यूज़ क्या है। तो आज है 25 जनवरी 2023 और आज मतदाता दिवस, यानी कि राष्ट्रीय मतदान दिवस भी कहते हैं। और ये आपका 13वां मतदान दिवस है, यानी कि मतदाता दिवस है राष्ट्रीय। अगर इसके विषय की बात करें, विषय का मतलब होता है आपका थीम, तो ये है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, यानी कि जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर नेशनल वोटर्स डे 2023। अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या स्टैटिक्स है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल के द्वारा की गई थी पहली बार, और ये पहली बार हुआ था 25 जनवरी 2011 को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में तभी से इसके मनाने की शुरुआत की गई। और राष्ट्रपति प्रतिभा देवी जो पाटिल हैं, ये हमारे देश की क्या हैं, पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। और ये क्यों इस दिन को चुना गया, इस दिन को चुने जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अब देख लेते हैं कुछ यहाँ पर संशोधन किया गया, संविधान संशोधन किया गया भारतीय संविधान संशोधन में। वो था 61वां संविधान संशोधन 1989। तो 1989 में जो आपका संशोधन किया गया, तो इसमें आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब थे, तो इसे आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में भाग जो 15 दिया गया है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब यहाँ पर अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक ये निर्वाचन से संबंधित है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन साहब थे, और वर्तमान में राजीव कुमार साहब इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर इनके नियुक्ति की बात करें तो ये राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, और इनकी आयु, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और आयु इनकी अधिकतम 65 वर्ष हो सकती है। और इसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी आयु 6 या फिर 62, इनका कार्यकाल 6 साल का, और मतलब आयु ये 62 साल की हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। आज यानी कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस इस साल की जो थीम रहेगी वो है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, ये इसकी थीम है। तो ये 25 जनवरी को लेकर के पर्यटन दिवस की बात हो गई। अब देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो भारतीय पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार और पर्यटन के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत की बात करें तो भारत में पर्यटन के महत्व को समझते हुए आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, और विषय 2022 में जो इसकी थीम रही है वो रही है रीथिंकिंग टूरिज्म, यानी कि जो पर्यटन है उस पर पुनर्विचार। अब यहाँ पर एक न्यूज़ है, प्रौद्योगिकी पर का उपयोग और चुनाव अखंडता। जो प्रौद्योगिकी है यानी कि टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग, और जो आपका कह सकते हैं जो इलेक्शन है उसकी अखंडता की बात कही गई। तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यह क्या है, जो ऊपर आपने पढ़ा ना वो था विषय, ठीक है। इसी विषय पर आयोजित है 2 दिन का, यानी कि 23 से लेकर के 24 तक ये चला। और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, और ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब के द्वारा किया गया, और इसकी मेज़बानी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI यानी कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी। अब देखते हैं इसके बारे में। एक और न्यूज़ है यहाँ पर, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन। तो ये इसके बाद में आयोजित होगा, ये आयोजित किया जाएगा मार्च 29 से लेकर के 30 मार्च तक, यानी कि और ये 2023 में होगा। इस दूसरे शिखर सम्मेलन की मेज़बानी, ये दूसरा शिखर सम्मेलन होगा यह भी, और इसकी मेज़बानी कैसे या फिर सह मेज़बानी, यानी कि साथ साथ मेज़बानी कौन कौन करेगा। तो कोस्टारिका है, कोरिया गणराज्य है, नीदरलैंड है, जाम्बिया है, और अमेरिका की सरकारों के द्वारा इसकी सह मेज़बानी की जाएगी। ये है लोकतंत्र शिखर सम्मेलन। अब देख लेते हैं यहाँ पर यू विन प्लेटफॉर्म
ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। भारतीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, जो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। यूविन ये किसके लिए है? इंडिया के लिए है, और ह्यूमनाइजेशन ये प्रोग्राम है। अब इसके देखते हैं डिटेल क्या क्या है। तो यह महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के रखे उसका यहाँ पर डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये कैसे हुआ? तो ये कोविड-19 के समय एक एप्लीकेशन या फिर एक प्लेटफॉर्म आया था कोविन, तो ये उसका एक नकल है कह सकते हैं, यानी कि ये उसी पर आधारित है। और यह भी क्या लाया गया था, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ही लाया गया था। कोविन का मतलब होता है कि कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट वर्क, ठीक है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क, तो इसका ये मतलब हो जाता है, फुल फॉर्म हो सकता है, इस तरीके से आप जान सकते हैं। एक यहाँ पर चेन्नई में शुरू किया गया है कछुआ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र। तो इसमें क्या होगा, ये राज्य सरकार का प्रोग्राम है, इसमें केंद्र का नहीं है, राज्य का है, और इसकी लागत लगभग 6.30 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य यह है कि यह संरक्षण, अनुसंधान, डेटा संग्रह को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, और कछुओं को बचाने के बारे में उनकी जागरूकता पैदा करना, यह इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं इसके बारे में, यानी कि चेन्नई के बारे में। तो यह तमिलनाडु जो राज्य है उसकी राजधानी है, और इसका पुराना नाम मद्रास था। मद्रास को बदल करके अब चेन्नई का हो गया है। एक है यहाँ पर कॉरपोरेशन है, यानी कि ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, यह एक शहर का नगरीय निकाय है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। तो यह भारत का सबसे पुराना नगर निगम है, यानी कि इसकी स्थापना कहेंगे तो 1688 ईस्वी में हुई थी। ये यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट है और जानना भी जरूरी है कि लंदन के बाद दुनिया में क्या है, दूसरा सबसे पुराना ये क्या है, नगर निगम है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक यहाँ पर अभी हाल ही में चर्चा में रही है योजना क्या है कि पढ़ो परदेश योजना। तो पढ़ो परदेश योजना का यहाँ पर मकसद क्या है और ये क्यों लॉन्च की, क्यों शुरू की गई? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली ये एक सुविधा थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या था कि विदेशों में पढ़ाई के लिए जो एजुकेशन लोन था उस पर जो लगने वाली ब्याज थी, उस ब्याज पर सब्सिडी देने की यह योजना थी, ये सरकार के द्वारा दी जाती थी। इसकी शुरुआत जून 2006 में की गई थी। प्रधानमंत्री के जो 15 सूत्र थे तो उसके अंतर्गत ये योजना शामिल थी और इसको शुरू किया गया था। अब देख लेते हैं यहाँ पर आस्का थाना देश का शीर्ष पुलिस स्टेशन बना। तो आस्का थाना कहाँ पर स्थित है इसे देख लेते हैं, और इसे कौन कौन किसने क्या क्या पुरस्कार दिए हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि ओडिशा के आस्का थाना यानी कि गंजाम जिले को केंद्रीय गृह मंत्री और कह सकते हैं सहकारिता मंत्री इस समय कौन है, वो हैं अमित शाह साहब। तो उनके द्वारा नंबर 1 पुलिस थाना जो है उसके रूप में पुरस्कृत किया गया किसको, आस्का थाना, जो कहाँ पर का है, ये गंजाम जिले में स्थित है। अब इसका जो प्रथम था तो ये तो मिल गया उड़ीसा को, उड़ीसा के आस्का थाने को। द्वितीय पुरस्कार किसको मिला, तो द्वितीय पुरस्कार भी उड़ीसा के गंजाम जिले में एक पुलिस स्टेशन है गंगापुर पुलिस स्टेशन, उसे प्रदान किया गया। अब तृतीय की बात करते हैं, यानी कि 3rd नंबर पे कौन आया, तो उत्तराखंड का चंपावत जिला है यानी कि बनबसा थाना, तो इसे तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया गया। यह जो पुरस्कार हैं तो यह क्या कह सकते हैं कि 2022 की पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग है 2022 की, जिसे जारी किया गया 2023 में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं अभी हाल ही में हुआ स्मार्ट सिटी सम्मेलन। तो ये सम्मेलन कहाँ पर होता है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजन होता है इसका, और 2 दिवसीय आयोजन होता है। पणजी के गोवा में इसका आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, तो विचारों व योजनाओं का जो आदान प्रदान है कि उसमें जो अलग अलग टाइप के विचार थे उन्हें सामने रखा गया और उनका आदान प्रदान करना, ऐसा इनका उद्देश्य था। अब देख लेते हैं यहाँ पर स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। तो इस मिशन की अगर बात करें तो शुरुआत होती है 25 जून 2015 को, और यह एक कैसी है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इसके अंतर्गत 100 शहरों को शामिल किया गया, यानी कि 100 स्मार्ट सिटीज़ जो हैं उनको डेवलप करने के लिए इसके अंदर शामिल किया गया। एक यहाँ पर टर्म आया है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इम्यून इम्प्रिंटिंग।
तो इम्यून इम्प्रिंटिंग का मतलब क्या है या किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वह है मानव शरीर से, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उससे इसका संबंध है। और वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना कोविड-19 बूस्टर को कम प्रभावी बना सकती है, ऐसा उनके द्वारा यह कहा गया है। यह क्या है? यह मानव शरीर द्वारा अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की नकल करने जैसा ही एक तरीका है, या ऐसा देखने को मिला है। तो इसे आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या है, तो उम्मीद है आप चीज़ों को जान पाओगे और चीज़ें आपके ध्यान में रहेंगी। आगे देखते हैं, दिया हुआ है ज्यूस अंतरिक्ष मिशन। तो यह क्या है? ये किसका मिशन है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह यूरोपियन संघ का मिशन है, जिसे अप्रैल 2023 में लॉन्च करने की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बृहस्पति के जो चंद्रमा होते हैं, यानी कि उनके जो उपग्रह होते हैं, उनकी खोज करना है। और जिनमें मुख्यतः शामिल कौन है? वो हैं गैनीमेड, यूरोपा और कैलिस्टो। अब बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति की। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यह, और यह मुख्यतः हाइड्रोजन से बना हुआ है। लेकिन इसका कुछ पार्ट है, यानी कि कह सकते हैं 1/4 जो हिस्सा है वह हीलियम से बना हुआ है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसका जो कुल मास है, उसके मास का 1/4 जो है उसमें हीलियम शामिल है, बाकी मैक्सिमम यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो इससे क्वेश्चन कभी कभी बनता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि सेबी म्युनिसिपल बॉन्ड पर सूचना डेटाबेस लॉन्च किया गया। तो सेबी के द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड पर सूचना डेटाबेस लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि जो बॉन्ड हैं उनके बाजारों को विकसित करना है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि भारत की जो नगर पालिकाएँ हैं उनका क्या कर रहा है कि राजस्व पैदा करने वाली संपत्तियों और हरित परियोजनाओं को बढ़ाने का उन्हें ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, या फिर उनका उद्देश्य रहा है। अगर सेबी की बात करें तो सेबी क्या करेगी कि इनके इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सेबी मदद करेगी। अब देख लेते हैं सेबी की स्थापना कब हुई। तो ये 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है, लेकिन एक एक्ट बना करके इसे वैधानिक दर्जा दिया जाता है 1992 में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है काया सेबी, और इसमें अध्यक्ष कौन है? तो ये माधवीपुरी बुच जो हैं इस संस्था की अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023। तो एससीओ फिल्म फेस्टिवल यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी जो स्थापना होती है वो 2001 में होती है। अब इसको पहले किस नाम से जाना जाता था और उसके बाद में एससीओ तो अब इस नाम से जाना जाता है। तो ये वाली स्टैटिक जो है इससे पहले वाली क्लास में हम कवर कर चुके हैं, जाके उसे आप अटेंड कर सकते हैं। ये जो आयोजन है फिल्म फेस्टिवल का वो 27 से लेकर के 31 जनवरी तक चलेगा। ये आयोजन होगा इसका मुंबई में, इसलिए आप ये इम्पॉर्टेंट है। एक ये और यहाँ पर स्टैटिक का पोर्शन है वाराणसी, या जिसे एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। अब एससीओ शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो जो 2022 था, तो ये आयोजन हुआ था इसका समरकंद के, यानी कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। अब 2023 में कहाँ पर आयोजन होगा? तो ये भारत में होगा, क्योंकि इस साल की जो अध्यक्षता है ये भारत के द्वारा की गई है। और ये यहाँ पर अभी ये क्या है, भारत के द्वारा ये लोगो जारी किया गया कि एससीओ काउंसिल हेड ऑफ स्टेट 2023। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस बार अध्यक्षता भारत किसकी कर रहा है? G20 की भी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो और इससे पहले इंडोनेशिया ने किया, इंडोनेशिया के पास थी। अब इसके बाद जाएगा कहाँ पर? अफ्रीका के पास में जाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर में क्या है, नई खाद्य प्रसंस्करण परियोजना को शुरू किया गया है। नई खाद्य प्रसंस्करण जो परियोजना है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसकी जो लागत आई है लागत लगभग रही है 880 करोड़ रुपए। और इसका उद्देश्य क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्रांति लाना है और किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि करना, जो फसल के दौरान होने वाले जो नुकसान हैं उन्हें कम करना। यहाँ पर होगा क्या कि जब जो किसान पैदावार करेंगे उनको जो हम अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे तो उनका नुकसान कम होगा और उन्हीं फसलों क्या करेंगे, वह सही समय पर बेच पाएंगे और अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए इसे शुरू किया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है UL-PIN योजना 14 अंकों की है। ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो UL-PIN का मतलब क्या है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये
क्या है, जमीन का एक कह सकते हैं जो है उसका यह आधार कार्ड, जैसे व्यक्तियों का आधार कार्ड होता है अपने देश में, वैसे ये जमीन का आधार कार्ड है। ये शुरू किया गया लद्दाख में, वहाँ के जो राज्यपाल हैं RK माथुर साहब, उनके द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो भूमि अभिलेख हैं उनका डिजिटलीकरण करना है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है स्वामित्व योजना, ये आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी 24 अप्रैल 2020 को, लेकिन ये कैसे हुई थी? 9 जिलों में पायलट बेसिस पे हुई थी। अब इसकी जो देखा गया कि कैसी योजना है, कैसे सफल रहेगी, क्या क्या रहेगा, तो इस बेस पे क्या किया गया कि 24 अप्रैल 2021 को इसे पूरे देश में शुरू किया गया। इसमें काम क्या है कि ग्रामीण जो हैं यानी कि गांव के लोग जो हैं उनके ज़मीनों व मकानों के परिवारों के लिए एक संपत्ति का कार्ड प्रदान करना है उन्हें। और यह इसके लिए विभाग किस विभाग से संबंधित है? तो पंचायती राज विभाग से संबंधित है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं यहाँ पर AK सीकरी। तो AK सीकरी साहब क्या हैं? ये क्या कह सकते हैं, एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यानी कि इससे पहले वो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके ये जज रह चुके हैं। इन्हें अभी हाल ही में आपका जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 है उसके एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इन्हें चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है। तो ये न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक बुक के बारे में यहाँ पर न्यूज़ दी गई है जिसे मुझे लगा कि कवर करना चाहिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। बुक का नाम है इंडियाज़ नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन। ये लिखा गया है डॉक्टर अश्विन फर्नीस के द्वारा। और ये कौन है? जो डॉक्टर जो आपके अश्विन फर्नीस हैं, ये हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय प्रवासी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मतलब ये भारतीय दिवस मनाया गया, तो इस कब मनाया गया, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर एक न्यूज़ है कि हरजीत सिंह अरोड़ा। तो हरजीत सिंह अरोड़ा साहब कौन है? तो ये पूर्व वायुसेना के प्रमुख रह चुके हैं, यानी कि एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये इन्हें आपको ध्यान में रखना है। और जनवरी 2011 में अति विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद में जनवरी 2020 में परम विशिष्ट सेवा पदक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।